चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी कि संविधान निर्माण। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। और संविधान यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हमारा देश चलता है उसके बारे में पूरी तरीके से इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। वीडियो के 4 पार्ट आने हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। और पूरे चैप्टर का जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, उसके बाद उसको कौन बनाता है, उसे किस तरीके से बनाया जाता है। एंड देन उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होती है या कॉन्स्टिट्यूशन होता है किस तरीके से हमें क्या कहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में हमारी मदद करता है संविधान। और उसी के साथ साथ हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जब एक संविधान बन जाता है तो उसके बाद कितनी ज्यादा कंडीशंस में बदलाव आते हैं। चैप्टर के अंदर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान तो है ही, साथ में हमने एक एग्जाम्पल देश का दे रखा है, वो है अफ्रीका। कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है उसमें कैसे डेमोक्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आया, डेमोक्रेट का चेंजेस आए और उसकी क्या क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो उसकी भी लगभग जिस तरीके से हमारे भारत देश के अंदर गांधी जी इतने चर्चे में रहे थे और उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई थी, सिर्फ उसी ही प्रकार यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का कंपैरिजन हमारे देश से देखने को मिला है। लगभग उनकी कंडीशन और हमारे देश की कंडीशन सेम थी। इसी वजह से पहले हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम अपने इंडिया की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले तो आपको देखो इस पिक्चर दिख रही होगी दोस्तों, ये पिक्चर है द लेजेंडरी मैन ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला। उन्होंने 28 साल तक जेल में रहने के बाद एक बुक लिखी थी अपने बेस्ड पे, जिनका बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आजादी की तरफ एक बढ़ते कदम या बहुत लंबे रास्ते, है ना। तो दोस्तों ये जो इन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा था उस समय पे शुरुआती समय में उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि 1964 में उनको जेल में डाल दिया गया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको और उनके 7 नेताओं को, 7 मित्र को देश में चल रहे रंग भेद के खिलाफ चलने वाले शासन व्यवस्था यानी कि अपार्टheid सिस्टम, दोस्तों आपने सुना होगा। अपार्टheid सिस्टम जिस तरीके से पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो यूके के अंदर आए थे वो भारत भी गए थे यानी कि वो इंडिया भी गए थे और वो साउथ अफ्रीका भी गए थे दोस्तों। तो वो वहां पे इसलिए जाते थे कि अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए। कॉलोनी क्यों बनाई जाती थी ये आपने हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के अंदर पहले ही पढ़ लिया है। ये कॉलोनी इसलिए बनाए ताकि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके। अब साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक कंट्री थी। साउथ अफ्रीका के अंदर गोरे और कालों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था एंड दिस इज कॉल्ड द अपार्टheid सिस्टम। अपार्टheid बेस्ड जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका में चलाई जा रही थी उसका विद्रोह यानी कि उसका अपोज करने के लिए नेल्सन मंडेला को लाइफ टाइम इम्प्रीजमेंट करा गया, यानी कि उनको 28 साल तक के लिए, मतलब लाइफ टाइम तो था वैसे, तो उनको लाइफ टाइम के लिए उनको जेल में क्या कहते हैं बंद कर दिया गया। ये कहानी थी 1964 की। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने 1964 में ही, इतनी छोटी सी उम्र में ही वो जेल में चले गए थे। सिर्फ एकमात्र कारण क्या था, एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि भाई उन्होंने अपार्टheid सिस्टम, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने विद्रोह करा था। अंग्रेज लोग वैसे भी क्रूर होते थे। अगले 28 वर्षों तक उनको दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल के अंदर रखा गया था। रोबिन द्वीप के अंदर ये जेल है, आप ये जेल देख सकते हैं। अब इस जेल को तो म्यूजियम बना चुके हैं और पब्लिक लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। और ये वो आइलैंड है जहाँ पर ये जेल आपको देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट टाइम भी ये जेल है जहाँ पर साउथ अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री को बंद किया गया था, वो भी 28 साल तक के लिए। किस वजह से बंद किया गया था वो कारण आप समझ गए हैं।
उन्होंने संघर्ष चलाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रंगभेद जो भेदभाव हो रहा है वो व्यवस्था क्या कहते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अलग है, और उसके खिलाफ हमें कोई ना कोई मुहिम चलाई जानी चाहिए। क्योंकि 17 और 18 सेंचुरी के अंदर जिस समय पे यूरोप की कंपनियां सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर क्या कहते हैं हथियारों के बेस्ड पे, गन्स के बेस्ड पे जोर जबरदस्ती करके वो साउथ अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना चुके थे, जैसा उन्होंने इंडिया के लोगों के साथ किया था। सेम टू सेम वैसे ही गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका में आकर जबरदस्ती अपनी कॉलोनीज बनाई, और वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के बाद वो वहां पर राज करने लग गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे यही थी कि यहाँ पे ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, समुद्री तट, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक शौचालय, मतलब ये सारी चीजें ना गोरे और कालों के लिए बिल्कुल अलग अलग होती थी। तो जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों के अंदर इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस एरिया, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर अपार्टेड सिस्टम था, यहाँ पे काले और गोरों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव था। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर जो गोरे लोग होते थे उनको वोट डालने का अधिकार होता था, और यहाँ पर जो काले लोग होते थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता था, जो सही मायने में बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही बुरा है। गोरे लोग अच्छी बस्तियों में रहते थे, काले लोग यानी कि साउथ अफ्रीका के लोग गंदी बस्तियों में रहते थे। इसकी वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। इवन उनके जो चर्च होते थे जहाँ पे पूजा करते थे वो भी बहुत अलग अलग होते थे। तो इसी वजह से क्या हुआ, जब उनको 1950-46 के अंदर जेल में भेजा गया था, तो यहाँ पे 1950 के अंदर यहाँ पे इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्टेड सिस्टम, और 1950 में लगभग वहाँ पे जो भारतीय मूल के जो लोग थे यानी कि जो भारत के कुछ लोग वहाँ पे रहते थे उन्होंने इसका विद्रोह करा, उन्होंने हड़तालें करी। उन्होंने कहा ये शासन व्यवस्था जो चल रही है वो नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने कहा अपार्ट सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। और दोस्तों आपको सभी को पता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो बिना किसी एक ऑर्गेनाइज्ड वे से, बिना किसी उसके चल नहीं सकता है। इसलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आप शॉर्ट फॉर्म में ANC बोल सकते हैं। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने काले झंडे बनाए और उसके बाद वो सभी एकजुट हुए। उसमें उन्होंने सभी लोगों को एक साथ लेके आए जिनके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा था, जैसे बेचारे मजदूर लोग जो होते हैं उनकी कैटेगरी के लोगों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा था। यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी इनके साथ आए थे, और इसकी वजह से बहुत सारे जो खुद अंग्रेज जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, जिनको लगता था कि ये बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है काले लोगों के साथ यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ, तो कुछ अंग्रेज लोगों ने भी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को स्ट्रगल में साथ देने में मदद करी। और वो जानते थे कि वो सेंसिटिव वाइट्स थे, उनको पता था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो यहाँ के लोगों के साथ बिल्कुल बुरा कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने वहां पे क्या कहते हैं आप देख सकते हैं एक न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी की मांग करी। उन्होंने कहा कि हमें भी लोकतंत्र चाहिए और आप हमारे देश में आके बसे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या कहते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है, और यहाँ पर फिर ये लोग पूरी तरीके से एक संविधान की ओर बढ़ चलते हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे करके रंगभेद के खिलाफ संघर्ष चालू होता है, स्ट्रगल चालू होता है। और सभी लोग यही कहते हैं कि जिस तरीके से पावरफुल तरीके से अंग्रेज लोग साउथ अफ्रीका में आके बसे थे वो नहीं चलना चाहिए। और इसके बाद इन लोगों ने जो वाइट्स लोग हैं उनकी जो पॉलिसीज होती है वो बताया कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशनरी है, बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण है। ये हमेशा गोरे लोगों को अपर सिस्टम में रखती है, काले लोगों को नीचे सिस्टम में रखती है, जो बिल्कुल ही ज्यादा बुरा है। उन्होंने पूरी तरीके से फिर क्या कहते हैं अंग्रेजों ने ये चीज हार मान के उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उस पर बैन बंद कर दिया, यानी कि अब अफ्रीका के लोग भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। उन्होंने मीडिया के अंदर
जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उसे ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इससे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग साउथ अफ्रीका के लोगों से डरने लग गए थे। एंड देन फाइनली 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया जाता है 26 अप्रैल 1994। आपको ये डेट बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो डेट है जो साउथ अफ्रीका की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन रात के दिन ही यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर नया झंडा लहराया गया। दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि भाई अब डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए लड़ाई छिड़ चुकी है, तो इस वजह से अब जो काले लोग हैं वो सत्ता में आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने पूरी तरीके से उसी समय अपील करी कि हमें जो काले लोग हैं, जो हम लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, हमें गोरे लोगों को माफ करना होगा और हमें एक अच्छी राह पे चलना होगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमें इक्वालिटी बेस्ड जो क्या कहते हैं इक्वालिटी, और हर जाति के लोग, हर रेस के लोग, चाहे वो महिलाएं चाहे वुमेन है, उसे हमें इक्वालिटी दिलवानी होगी। और साथ में हमें सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इस पे भी ध्यान देना होगा। हमें फ्रीडम स्ट्रगल एक साथ मिलके एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के लड़ना होगा। और इसकी वजह से 2 साल तक डिस्कशन चलती रही दोस्तों। और 2 साल खत्म होने के बाद, जब 1994 में उनको आजाद किया गया था, तो 2 साल खत्म होने के बाद 1996 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो भी साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो आप देख सकते हैं 1996 में साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिनमें से पहला बदलाव सबसे बड़ा यही था कि किसी को भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, मेजॉरिटीज के लोग हैं, वो सभी क्या कहते हैं एक साथ आएंगे और किसी को भी दुष्ट यानी किसी को बुरा नहीं माना जाएगा। हमें कॉन्स्टिट्यूशनली वे से ही लोगों की मदद करनी पड़ेगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। तो साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल भी था दोस्तों। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रियम्बल क्या होती है ये मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि प्रियम्बल क्या है, लेकिन प्रियम्बल काफी इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से पता चल सकता है कि अगर क्या कहते हैं समाज, एक कैटेगरी के लोग एक साथ हो जाएंगे, एक सोसाइटी के लोग एक साथ हो जाएंगे, तो काफी कुछ बदलाव बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में किया जा सकता है ना। तो 1994 में दुनिया भर के अंदर साउथ अफ्रीका एक